हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार 19 जीएस पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पे अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण का जितना भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला प्रश्न है, रेत समाधि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, गीतांजलि श्री द्वारा रचित रेत समाधि उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ये सही है। अगला है, जो मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित रेत समाधि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित है, ऐसी पहली पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार मिला, ये भी सही है। अगला है, रेत समाधि का अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया, यह भी सही है। अगला देखेंगे, अगला है, बुकर पुरस्कार की धनराशि 5000 स्टर्लिंग पाउंड है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इनमें से जो आंसर होगा इसका डी होगा, डी सभी, क्योंकि सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आईपीएल सीजन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल सीजन 2022 का खिताब 2022 का खिताब गुजरात टाइटन ने जीता। इसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर इसने यह क्रिकेट जीता। अगला पॉइंट है, 75वें कांस फेस्टिवल 2022 में प्लाम डी ऑर्डर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है ट्रैगल्स ऑफ साइडेंस फिल्म को मिला। दोस्तों, रूबेन ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्देशित फिल्म है। रूबेन ऑस्टलैंड जो है इसका निर्देशक, इस फिल्म का निर्देशक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, 75वें कांस फिल्म समारोह 2022 में ग्रांड प्रिक्स किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है 1 और 2 दोनों को प्रदान किया गया। ल्यूकेस घोंट के फिल्म कलेज को और केलियर जोनिस के फिल्म स्टार्स एट नून को भी, इन दोनों को है 75वें कांस फिल्म समारोह 2022 का ग्रांड प्रिक्स प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नियमित जनगणना 2021 के अतिरिक्त जातिगत आधारित जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया? तो यह बिहार राज्य जो है जातिगत आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इसका निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है, राफेल नडाल ने 5 जून 2022 को फ्रेंच ओपन फाइनल 2022 में कैस्पर रूड को पराजित कर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है, राफेल नडाल ने 19 वर्ष की आयु में 2005 में पहला फ्रेंच ओपन जीता, ये भी सही है। उसका बाद सी नंबर ऑप्शन है, राफेल नडाल ने विगत 13 फ्रेंच ओपन फाइनल मैच में विजेता रहे, यह भी सही है। अगला ऑप्शन है डी, राफेल नडाल रूसी टेनिस खिलाड़ी थे, ये दोस्तों गलत है। वो स्पेन के सिवेर टेनिस खिलाड़ी है, वो स्पेन का है। कहाँ का खिलाड़ी है दोस्तों? तो वो स्पेन का सिवेर टेनिस खिलाड़ी है, सिवेर टेनिस खिलाड़ी है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 के बारे में पहला ऑप्शन है, एकल पुरुष फाइनल में राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को पराजित किया, कैस्पर रूड को पराजित किया, ये सही है। अगला ऑप्शन है, एकल महिला फाइनल मैच में पोलैंड के ईगा स्वाटिक को ने अमेरिकी कोको गॉफ को 6-1 और 6-3 से पराजित किया, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है, ईगा स्वाटिक का यह 4था ग्रैंड स्लैम था, यह भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट जो एक वैश्विक पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है।
अगला क्वेश्चन है लाइफ मूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसे लाइफ मूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस पहल को लॉन्च किया गया। तो क्या ये दोनों सही है? तो ये दोनों बिल्कुल सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वां राज्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह सही है। उसका दूसरा पॉइंट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है, ये भी सही है दोस्तों। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2। इससे पहले जो है दोस्तों हम ध्यान रखेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर है, रणथंभौर। दूसरा जो है सरिस्का है, जो पिछले साल बना था सरिस्का। उसका तीसरा जो है मुकांड्रा और चौथा तो हाल ही में बना रामगढ़ विषधारी 52वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 जीता? तो इसमें से नॉर्वे ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानंदा ने जीता, ये जो भारत का है। उसका अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध ये सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से है। ये किससे संबंधित है? तो सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 को कहाँ संपन्न हुआ? बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड जिनेवा दोस्तों। और स्विट्जरलैंड जिनेवा जो WTO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो 12U2 के बारे में निम्नलिखित में से 12U2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 12U2 के बारे में यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक गठबंधन है। बिल्कुल ये सही है, ये नंबर ऑप्शन इसका होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के किस राज्य की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री का आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया? तो ये गोवा सरकार ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट को घोषणा दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का जो है प्रताप सिंह राणे जो है वहाँ का मुख्यमंत्री, वो 15 साल से लगातार वहाँ पे मुख्यमंत्री रहा गोवा का। उसके बाद जो है 10 बार विधायक रहा। इसी कारण जो है इसे यहाँ पे आजीवन कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर की घोषणा किया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इनके द्वारा जो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 घोषित किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकारी के करेंसी बास्केट में निम्नलिखित में से किसे करेंसी का भारांकन में वृद्धि किया? तो ये अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी युआन को जो है विशेष आहरण अधिकारियों के करेंसी बास्केट में करेंसी का भारांकन में वृद्धि की घोषणा किया। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व शासन सांकेतक WGA निम्नलिखित में से किस कसौटी पर आधारित है? तो ये किस कसौटी पर आधारित है? तो ये जो है इसका देखेंगे, पढ़ेंगे इसका। तो इसका है जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, बिल्कुल सही।
सरकार का प्रभाविकता, ये भी सही है। राजनीतिक स्थिरता एवं हिंसा का न होना, ये भी सही है। नियमित गुणवत्ता, ये भी इसी पे आधारित है। कानून का शासन इसी पे आधारित है। और उसके बाद आवाज़ और जवाबदेही इसी पे आधारित है। मतलब विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व शासन सांकेतक के पर जो जारी है, ये जितना भी इसका ये जो दिया हुआ है सब ये विश्व बैंक द्वारा जो जारी किया गया उस पर आधारित है। तो इस तरह इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने देश के लीगल टेंडर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसको एल सल्वाडोर और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य द्वारा घोषित किया गया। इससे सबसे पहले एल सल्वाडोर द्वारा, उसके बाद केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य द्वारा इसको अपने राष्ट्र में शामिल किया गया। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, केवल ए, 1 एवं 2। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम मानवता के लिए योग था। कौन था? मानवता के लिए योग। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवता के लिए योग 2022 का योग दिवस का थीम था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2 मई 2021 को घोषित किया गया, ये गलत है दोस्तों। अगला है, सियोल घोषणा का संबंध संस्थाओं, क्षेत्रकों एवं पनधारियों के बीच जन संपदा से साझा करने से। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है इसका ऑप्शन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक, द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TRI, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया, ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है, सॉरी दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा। क्या है? फॉरेस्ट इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2022 में चक्रवात करिए एवं चक्रवात आसानी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, सेचेल्स द्वारा चक्रवात करिए नाम दिया गया, ये भी सही है। जबकि आसानी चक्रवात का नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया, यह भी सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है, चक्रवात करिए और चक्रवात आसानी इक्वेटोरियल और औसवी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। अगला पॉइंट है, सहायक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सहायक प्रौद्योगिकी का संबंध ऐसे उपकरण, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या उत्पाद से जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों को सहायतार्थ में, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए किया जाता है, उसे हम सहायक प्रौद्योगिकी का संबंध इस उपकरण से माना जाता है। अगला पॉइंट है, जो सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया, यह भी सही है। अगला पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर सहायक प्रौद्योगिकी आवश्यकता वाले 90% लोगों को पहुंच इस प्रकार की प्रौद्योगिकी तक नहीं है। इस तरह इसका ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन है, इफ्री द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस तरह इसका ऑप्शन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, भारत के खाद्य उत्पादन में 23% तक गिरावट आ सकती है, ये गलत है। ऑप्शन बी है, निम्न वर्ष 2023 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन तक होने की संभावना है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 तक, ये इसका रिपोर्ट है दोस्तों, इफ्री का रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के संबंध में। इफ्री का रिपोर्ट है जो वर्ष 2023 तक
भारत जो है, भारत में जितने भी भारत के व्यक्ति, भारत के 73.9 मिलियन तक के व्यक्ति भूखा होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 21 मई को तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 15 जून को रक्त दिवस और 10 अप्रैल को जो है होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइथिया रुजनेवी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। क्या है? जो साथिया रुजनेवी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, यह सही है। दूसरा है, विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नॉर्मन ई बेरलॉग द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका थीम है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का थीम, इसका थीम है जो सभी के लिए दीर्घायु जीवन, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए दीर्घायु जीवन। अगला पॉइंट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनपद में विषाक्त भोजन फूड पॉइजनिंग की घटना के लिए शिगेला बैक्टीरिया का संक्रमण माना गया? तो ये जो है कासारगोड केरल में इस तरह का फूड पॉइजनिंग का मामला देखने को आया। अगला लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर, जो इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से है। 30 नंबर, जो क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब में जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को प्रस्तावित किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों आर्थिक परिदृश्य में हम, अगला पॉइंट आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे, जो जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए वो महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी सीबीटी के नए चेयरमैन जून 2022 में नियुक्त किया गया? तो ये जेबी महापात्रा को घोषित किया गया। सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सीबीटी के नए चेयरमैन जून 2022 में नियुक्त किया गया? तो ये नितिन गुप्ता। 2021 में दोस्तों ये था जेबी पात्रा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, जून 2022 में 5 देशों के समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किस देश के मेजबानी में वर्चुअल मोड में किया गया? तो ये चीन के मेजबानी में किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, 7 देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में जून 2022 में संपन्न हुआ? तो ये जर्मनी के मेजबानी में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो इस विश्व के जनसंख्या का 70% भाग केवल भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में देश के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर 15.88% आकलित किए गए। यह विगत कितने वर्षों में सर्वोच्च रहा? तो ये विगत जो है 31 वर्षों में सर्वोच्च रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु एवं सेवा के लिए वस्तु एवं सेवा कर का निर्धारण करने वाले जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में मौद्रिक नीति 2022 की 23वीं तीसरी समीक्षा 2022-23 की तीसरी समीक्षा के तहत रिवर्स रेपो दर में कितने प्रतिशत बिंदु को वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत बिंदु वृद्धि हुई? तो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। रिवर्स रेपो रेट दर में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। जून 2022 के अंत बैंकों के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR कितने प्रतिशत था? तो ये SLR जो है 18.00% था। अर्थव्यवस्था में सरप्लस तरलता को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सहायक हो सकता है? तो इसमें जो है रेपो रेट दर पे कटौती, रेपो रेट दर पे कटौती
क्या, तो रेपो रेट दर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, अर्थव्यवस्था में सरप्लस तरलता को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सहायक हो सकता है, तो इसमें नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि सहायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कितने पद हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर का 4 पद है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था। किसका जन्म, सॉरी दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग नहीं, पीसी महालनोबिस। अगला पॉइंट 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे पीसी महालनोबिस। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 उद्यमियों की असंकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त जून 2022 में की गई है। इनमें एक पंकज पटेल श्री पटेल की किस औद्योगिक कंपनी से संबंधित है, तो ये कैडिला हेल्थ केयर से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बोर्ड द्वारा 4 उद्यमियों को असंकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया जून में, तो इसमें ये कौन से संबंधित है, कौन सा कंपनी से संबंधित है, तो ये कैडिला हेल्थ केयर जो है संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का प्रशिक्षु विमान जून 2022 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है, तो ये यूपी अमेठी में है। अगला पॉइंट, कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा दे पर ब्याज 2021-22 के लिए कितने निर्धारित किए गए, तो ये 8.1% निर्धारित किए गए। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश को मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन, ये भारत में किस दिन MSME के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है 27 जून को मनाया जाता है MSME के रूप में। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जून 2022 में नियुक्त किया गया है, तो ये परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किया। यह मूल्य किस किस संस्थितियों के आधार पर घोषित किया गया, तो यह जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया गया। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कृषि लागत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए सरकार की नीति यह है कि यह मूल उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ प्रदान करने वाला है, तो यह 50% लाभ, उपज की लागत पर 50% लाभ प्रदान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी दोस्तों, 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की, तो इसमें 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की। क्वेश्चन नंबर 11, 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक ₹523 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने जून 2022 में की, तो ये बाजरा में किया गया, सॉरी दोस्तों ये तिलहन में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों बाजरा में किया गया था। जो 2022-23 के खरीफ उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किया, उनसे किस उपज की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल किसानों को प्राप्त हुआ, तो ये बाजरा पे। अगला पॉइंट है, बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में किस तिमाही में GDP में सर्वोच्च वृद्धि रहा, तो किस तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि रहा, तो ये पहली तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि रहा। वित्त आयोग द्वारा वित्त
बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में किस तिमाही में जीडीपी सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त की गई थी? यह पहली तिमाही में। अगला पॉइंट है एनएसओ के 31 मई 2022 के अंतिम आकलन में 2021-22 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया? तो ये 8.7% वृद्धि का अनुमान किया गया। लास्ट क्वेश्चन है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में जीडीपी की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रिजर्व बैंक ने अनुमान जून 2022 में व्यक्त किया? तो ये 7.2% अनुमानित किया। दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम था जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू दोस्तों।